to have your reactions on that, but चलिए आज की तकरीर शुरू करते हैं, आज का डिलिब्रेशन शुरू करते हैं। और बड़ी अजीब सी एक स्थिति है कि आप लोग कई बार सोचते होंगे, मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि जैसे गालिब का एक शेर है कि न होता कुछ तो खुदा होता, और न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, और डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अब ये मैं जो है यहाँ मैं एक अंदर का आई, एक ईगो भी है और एक मैं मीन्स सेल्फ भी है। सो जैसे गालिब सोचते थे कि ऐसा होता तो क्या होता। और एक और शेर है गालिब का ही कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। सो मैं भी कई बार जो है वो सोचता था कि ऐसा अगर हो तो कैसा हो। और मैं छोटी छोटी बातें बचपन से लेके आज तक भी एक मिडल के माध्यम से ये बात मैं अपनी पूरी करूँगा। और जैसे मुझे लगता है कि भाई ये आदमी दाढ़ी वाला है, अगर इसकी दाढ़ी काट दी जाए तो कैसा लगेगा। ये आदमी मूँछों वाला है, अगर इसकी मूँछें काट दी जाएँ तो कैसा लगेगा। सो जो स्टीरियोटाइप्स हैं ख़ास तौर पे, जो आइकन्स हैं उनको ख़ास तौर पे, और किसी खूबसूरत महिला को देखिए तो मन में आता है कि जब ये दादी अम्मा हो जाएंगी तो कैसा लगेगा। एंड सो मेनी सिचुएशंस आई कुड विजुअलाइज एंड आई कुड फोरसी फॉर माई सेल्फ। और एक स्कूल में हम लोग गए, ब्लाइंड बच्चों का एक जो है वो स्कूल था, दिव्यांग बच्चों का स्कूल था। आँख की रोशनी उन्होंने कभी देखी नहीं, उनको कलर का एहसास नहीं, उनको खाली सर्दी गर्मी का टेम्परेचर का एहसास है, लेकिन दुनिया कैसी है, कैसी दिखती है, प्रकाश क्या है, शक्लें कैसी हैं, ये कोई एहसास नहीं उनको। सो उनके स्कूल में जब हम गए और हमने देखा कि वो गाने गा के एक प्रस्तुति दे रहे थे और एक दूसरे का हाथ थाम के जैसे स्टेज पे चढ़ना और फिर सीढ़ियाँ उतरना, और फिर जैसे ग्रुप फ़ोटो हुआ तो दौड़ दौड़ के भाग के हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाना। अब मेरे दिमाग में एक और ख़्याल आता था कि ये बच्चे जो फ़ोटो तो खिंचवा रहे हैं, अगर इनको फ़ोटो उपलब्ध भी हो जाएगी कल को, मान लीजिए अखबारों में ही आएगी, तो हाउ वुड दे अप्रिशिएट इट। कैसा उनको लगता होगा, कैसा वो सोचते होंगे। इस तरह के कई खुराफाती जो है वो ख़यालात का सिलसिला चला एक बार, और मैंने एक मिडल लिख डाला, ट्रिब्यून में छपा था ये, क्वेयर थॉट्स। ये मैं मिडल पढ़ के उसके बाद फिर आज के मेन टॉपिक पे आऊँगा। और जो मेन टॉपिक है वो आज का बहुत ही मार्मिक है, इसलिए कि बहुत लोग अपनी जानें जो है वो गंवा देते हैं, और हम लोग जो है वो बिल्कुल कठोर हुए उनकी तरफ न देखते हैं और न उनकी कोई सहायता करते हैं। मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले ये मिडल पढ़ूँगा। How should this bearded man look after a shave? How about this man without the mustaches he has? What kind of patches are there on the face of this pink painted blonde? How would this wrinkled old hag have looked in the prime of her youth? Doesn't this person, who otherwise normally wears spectacles, look entirely a different being without them, or with contact lenses fitted behind the eyelashes? How would this beautiful and stunning dame look like when she becomes Dadi Amma? All these and many more inquisitive queries keep troubling me occasionally. But honestly, this tendency has nothing to do with harboring a desire to have a see-through cloth goggles. Otherwise, why would everybody be exclaiming, choli ke piche kya hai? You know how a Haryanvi old woman reacted to this. She said, "Re hard. Oh brat, it's bones, bones and bones, nothing else." Once I went to attend a function in a school for the blind.
excepting about half a dozen of us blessed with eyes. The rest had never seen the light. They welcomed us, sang for us, and delivered speeches with full confidence. But when they all expressed the desire to have a group photo, all the queer thoughts cell in my brain got activated. After receiving the photograph, how should they all be in a position to experience the feeling one has looking at one's photograph? हम लोग अक्सर एल्बम्स में देखते हैं अपनी ही फोटो देखी और फिर पन्ने पलटते रहते हैं. So how would they appreciate whether they are there in a picture, and even if they are there in the picture, how do they look like? कैसा लगता है उनको या वो कैसे दिखते हैं? So with no light in the eyes, I thought I was reminded of John Milton, who said, "They also serve who stand and wait." But surely standing and waiting is totally different from experiencing queer thoughts. Another strange feeling that I often experience is a craving to see how I look while I am asleep. In my childhood, I remember trying to close my eyes and seeing through the cracks of the eyelashes into a mirror, but never ever could I know for myself the way I wanted to be seen. Even in my dreams, I could not see how I looked, obviously. But what to do with queer thoughts? So, आपको पता ही नहीं लगता है कि आप जैसे बचपन में सभी लोग सोचते होंगे कि मैं सोते वक्त कैसा लगता हूँ और आंखें थोड़ी थोड़ी खोल के देखते हैं मैं कैसा लगता हूँ. सो ये सभी के मन में ख्याल आता होगा ज़रूर. सो अ फ्रेंड सजेस्टेड, व्हाई डोंट यू गेट योरसेल्फ फोटोग्राफ्ड व्हाइल asleep? No, it presents a horrible picture. As if you are dead, I said. But my friend quoted a beautiful couplet. पलक से पलक मिली और नींद मीठी आ गई, क्या यही थी वो मौत जिससे उम्र भर डरते रहे? So he quoted this couplet. Coming together of the eyelashes lulled me into sleep, deep sleep. Was it really this kind of sleep-induced death which dreaded me all through the life? Well, thoughts may be queer, but there is definitely an element of life in them. They may be twisted, but they reflect the facts of life. So friends, आपने भी जैसे कई बार बहुत से अजीबोगरीब जो है वो एक्सपीरियंसेस किए होंगे. सो मैंने इनको डॉक्यूमेंट किया. आप लोग भी करें तो अच्छा मज़ा आएगा. शेयरिंग में अच्छा लगता है व्हेन यू शेयर योर थॉट्स. And so Alina Sharma has joined us, Kaumudi has joined us, Reena has also joined us. Thank you everyone. Now I come to the moot point of today's discussion, which is a very serious kind of a discussion, and it should provoke us, it should stir us up. हमें इस इशू को जगाना चाहिए और इस इशू को हमें एक स्लम्बर से, एक स्टूपर से, एक नींद से उठाना चाहिए. वी मस्ट बी अवेयर of our duties with regard to this issue. And if you have any guesses to make, well, I must tell you straight away, you must come to the help of accident victims on any road that you are traveling on. मैंने अक्सर देखा है और हमने बहुत से ऐसे केसेस हैंडल भी किए हैं और ज़ाहिर तौर पे बहुत ही एक नेचुरल सी बात है कि आप लोग किसी एक्सीडेंट विक्टिम को सड़क पे कराहते हुए छोड़ जाते हैं. वो चीखता रहता है, मदद के लिए पुकारता रहता है, लेकिन हम लोग नहीं रुकते. हम गाड़ियाँ धीमी तक नहीं करते, उनकी मदद करना तो दूर. और रीज़न उसका केवल पुलिस है. और पुलिस किस लिए है? क्योंकि आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते. यू डोंट वांट टू बी ग्रिल्ड फॉर hours. You don't want to be called time and again to the police station for certain kinds of queries, certain kind of verifications to be done. और ये भी सत्य है कि पुलिस जो है वो एक्सीडेंट विक्टिम्स को यदि कोई लेके आता है, कोई मदद कर देता है, कोई हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उस पर शक भी करती है. पुलिस का अपना एक तरीका है
शायद ठीक भी है और हो सकता है जिसमें जब वो ज़्यादती करते हैं तो वो गलत भी हो जाता है। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो आप ही से ली जाएगी, ये आपका ज़मीर इजाज़त देता है कि नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इन्फॉर्मेशन जिसने एक्सीडेंट देखा है, जो एक्सीडेंट को देख के मदद करके विक्टिम्स की अस्पताल तक पहुंचाता है, जो बताता है कि ये शायद मैकेनिकल फेलियर की वजह से गाड़ी पलट गई, या सामने वाले ड्राइवर का कसूर था, या जो टक्कर मार के चला गया उस ड्राइवर का, उस ट्रक का या उस वाहन का नंबर ये था, या बारिश की वजह से जो है वो चिकनी सड़क होने की वजह से स्वतः नेचुरल एक एक्सीडेंट हो गया। सो ऑल दीज डिटेल्स विल हैव टू बी नोन एंड विल हैव टू बी वर्कड आउट। और इसमें जितनी ज़्यादा आज के दिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आज के दिन कानून ये है कि यदि आप एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करते हैं तो पुलिस आपको किसी तरह से परेशान नहीं करेगी। ये एक नियम है, ये कानून भी है कि किसी तरह की प्रताड़ना, किसी तरह का विटनेस साइट करना, किसी तरह की ग्रिलिंग करना वो पुलिस नहीं करेगी। इट हैज़ बिन held as illegal and it has been held as wrong. So what you have to do is, if you encounter any cases on the road of accident victims seeking help, आपकी मदद चाहते हैं, असहाय लोग हैं, निसहाय लोग हैं, उनका अंग भंग हो गया है, खून बह रहा है उनके शरीर से, चोट लगी हुई है, वो आपकी तरफ देखते हैं और गुहार करते हैं। लेकिन यदि आप उन लोगों को, उन एक्सीडेंट विक्टिम्स को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई एक अच्छे सिविलियन होने का कोई सबूत मिलता है, या एक अच्छा इंसान होने का ही कोई सबूत मिलता है। मैं जैसे मैंने शुरू किया है, मैंने एक फ़ैसला किया था कि जब मैं इन चीज़ों का जिक्र करूँगा जो मैं अब करने जा रहा हूँ, मैंने ये फ़ैसला लिया था कि चूँकि मैं पुलिस में रहा काफ़ी लंबे अरसे तक और बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस देखे, और कई तो ऐसे देखे जो हमारे आगे ही घटित हुए और हमने अपनी गाड़ियाँ रोक के और उन एक्सीडेंट विक्टिम्स को अपनी गाड़ियों में स्थान देके और अस्पतालों तक पहुंचाया है, व्हीकल्स को रोका है, बसेस को खाली करवाया है, और वो एक्सीडेंट विक्टिम्स जो है वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाए गए हैं। मैं इसको ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि एक भाव आता है मन में कि यार तुम अच्छा काम तो कर रहे हो लेकिन उसका ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो। लेकिन ऑन सेकंड थॉट्स, इसी तरह से मैं चैरिटी को भी कहता हूँ कि यदि आप दान कर रहे हैं किसी अच्छे कॉज के लिए, किसी कोविड पेशेंट के लिए, किसी और फ्लड विक्टिम के लिए, यदि आप दान कर रहे हैं तो दान का ढिंढोरा पीटिए, कोई हर्ज नहीं है। आपको देख के, आपसे इंस्पिरेशन लेके हो सकता है और लोग भी दान करें, चैरिटी करें, डोनेशंस दें। जो स्पेयर कर सकते हैं जाहिर है वो लोग करेंगे और उनको करना भी चाहिए। इसी तरह से यदि आप एक्सीडेंट विक्टिम्स को मदद करते हैं, उनको अस्पताल पहुंचाते हैं, अगर उनको कोई उचित समय पे आप ऐसी सहायता उपलब्ध करवा देते हैं, मुहैया करवा देते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, एंड इफ़ यू आर सच अ फाइन ह्यूमन बीइंग एंड इफ़ यू आर अ पर्सन विद सो काइंड हार्ट, तो आप और एक्स्ट्रा माइल भी चले जाते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है वो तब तक वहाँ रुकते हैं अस्पताल में जब तक स्थिति मरीज़ की, विक्टिम की ठीक नहीं हो जाती, जब तक उसको कई बार तो खून वगैरह की भी अरेंजमेंट जो है ना ये लोग करवाते हैं। लेकिन दूसरी ओर अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी लोग हैं जो साथ से निकल जाते हैं, जो साथ से चले जाते हैं और किसी तरह से की भी कोई मदद एक्सीडेंट विक्टिम्स की नहीं करते हैं। मैं 3-4 उदाहरण आपको दूंगा, और मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ये पर्सनल हैं, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं अपनी बात आपको इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि मैंने ऐसा किया है, आप कोई प्रेरणा नहीं लेंगे, कोई इंस्पायर
नहीं फील करेंगे और आपके अंदर भी कोई ऐसी इच्छा जागृत नहीं होगी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें। जैसे उस दिन राहुल बत्रा ने मुझे याद कराया था कि जब मैं फतेहाबाद में एसपी था तो धुंध के टाइम में बड़े एक्सीडेंट्स हुए और हम लोगों ने दोनों तरफ, हमारे ज़िले के दोनों तरफ येलो लाइट्स, फॉग लाइट फिटेड जिप्सीज़ लगा दी थी। एक कॉन्वॉय उधर से चलता था, दूसरा कॉन्वॉय इधर से चलता था और जब वो क्रॉस कर लेती थी हमारे जुरिस्डिक्शन तो वही जिप्सी जो एक दूसरे की जगह चली गई वो फिर वापस दूसरे उन कॉन्वॉयज़ को लेके चलती। तो इस तरह के हम लोग जो वो करते थे। एक बार मुझे याद है, मैं कोई वीआईपी मोमेंट था दिल्ली से रोहतक के बीच में और मैं आई वॉज पार्ट ऑफ द वीआईपी कारकेड, लेकिन सांपला और रोहतक के बीच में मैंने देखा कि हमारे देखते देखते सामने ही एक ट्रॉली जो है वो ट्रैक्टर और ट्रॉली पलट गया और उस ट्रॉली में महिलाएं और पुरुष कुछ जो है वो किसी जैसे मरने में जाया करते हैं, किसी कुछ इस तरह के किसी सिलसिले में जा रहे थे। अब वो जैसे ही ट्रॉली पलटी सो आसपास कोई था ही नहीं। सो मैंने जो वीआईपी कारकेड था उसको छोड़ दिया और कंट्रोल रूम को मैसेज दे दिया कि मैंने आई हैव लेफ्ट दी कारकेड और कोई मुनासिब इंतज़ाम कर लीजिए और मैं यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंसेस को भेजिए और लेट अस टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। सो हम लोगों ने जितने भी मेरे साथ मुलाजिम थे और पास के लोग आ गए, वो ट्रॉली को पलटा और उसमें जो लोग 5, 7, 10 घायल हुए उनके लिए हम लोगों ने बस भी रुकवाई और उसमें सीधा मेडिकल कॉलेज में रोहतक जो है वो पहुंचवा दिया गया। मुझे लगा कि अगले रोज़ शायद मुझे पूछा जाएगा कि भाई वीवीआईपी मोमेंट है, उसमें आपने उसको छोड़ दिया और फिर, लेकिन फॉर्चुनेटली अगले दिन अखबारों में अच्छी खबरें देखने को मिली, किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ, सिर्फ इंजरीज आई थी। और इसी तरह से मुझे याद है, सो देयर इज़ नो हार्म। गवर्नमेंट की और तो और पुलिस वाले को तो कोई छुएगा नहीं कि भैया तुम क्यों ले आए इसको, विक्टिम को यहाँ। किसी सरकारी अफसर को भी कोई कुछ नहीं कहता है। सरकार की कितनी ही गाड़ियाँ सड़कों पे घूमती फिरती हैं। यदि हर गाड़ी एक पुलिस पेट्रोल का काम करे, एक पुलिस वायरलेस ऑफिस का काम करे और उन एक्सीडेंट विक्टिम्स को उठा के ले जाए तो उनको तो कोई आफत नहीं। मान लिया कि आम नागरिक को पुलिस परेशान करती है, आम नागरिक को पुलिस डिटेन कर लेती है, आम नागरिक की गवाहियाँ रख लेगी, आम नागरिक को उनके काम से दूर रख के और 2-4 घंटे उनके बर्बाद कर देगी, मान लीजिए ऐसा भी है। लेकिन सरकारी अफसरों को, सरकारी अमले को तो कोई कुछ नहीं कहता है। वाई शुडंट दे कम फॉरवर्ड? वाई शुडंट दे स्टॉप देयर व्हीकल्स एंड कन्वर्ट देयर व्हीकल्स इनटू पुलिस वैन्स टेकिंग द विक्टिम्स टू हॉस्पिटल्स? इसी तरह से जो है वो, अगर मैं एक और चीज़ आपके आगे बताऊं तो सोनीपत के पास के ही 2-3 वाक़यात हैं। एक बार गढ़ी गांव है, सोनीपत से निकलते इधर पानीपत की तरफ अगर आप आएँ तो वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। एक बच्ची थी 7-8 साल की, वो कहीं गाड़ी के नीचे आ गई और हमारे देखते देखते एक बच्ची और जो उस गांव से क्रॉस करके के एक्सीडेंट में सो मेरी सहेली, शायद उसको एक्सीडेंट हो गया, शी ऑल्सो मेट विद एन एक्सीडेंट। नाउ अब उसके पीछे हमारी गाड़ी चल रही थी, हम लोगों ने उसको, बच्ची को उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और सीधे हम फिर पानीपत हॉस्पिटल आके उसको एडमिट कराया और उसके पेरेंट्स वगैरह को इन्फॉर्म किया। इसी तरह से एक बार सोनीपत में ही एक बस लूट ली गई थी, सिरसा की बस थी। सो वो जब जीटी रोड पे वो लूट लिया गए लोग बाग, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि साहब ऐसे ऐसे यात्री लूट लिए गए, बस खड़ी है और उनको वहाँ जाना है। और कुछ लोग यूपी जैसी भाषा बोल रहे थे, वो बस में चढ़े थे और उन्होंने पिस्तौलें लगा के सबसे पैसे ऐंठ लिए और फलां जगह पे आके मूर्थल ढाबों के पास, उससे थोड़ा सा और आगे आके वो बस को छोड़ के दौड़ गए। अब
वो तो खैर बाद का किस्सा है कि हमने मेरठ के जो है डीएम साहब को और एसपी साहब को सोनीपत में दावत दी कि भैया आइए, तुम्हारे यहाँ तो बहुत रोड होल्ड अप्स होते हैं, इस तरह से बसें बड़ी लूटी जाती हैं, हमारे यहाँ तो 1-2 बार वारदात हुई है, तो हमारी मदद करो सुलटवाने में, क्योंकि यूपी की ही बोली बोल रहे थे वो लोग। और वो जो डीआईजी साहब आए थे मेरठ से, वो मुझे कहते हैं कि कप्तान साहब आप क्यों परेशान हो रहे हो, हमारे यहाँ तो 20 केसेस एक हफ्ते में हो जाती हैं। हमने कहा भैया हमारे यहाँ तो कभी साल 2 साल में एक आध बस लूटी जाती है इस तरह से। खैर किस्सा होता है ये कि उन विक्टिम्स को जो लुटे थे, हालांकि वो कोई दूसरा सीन है, मैं इसलिए जो है वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक उसी तरह का सीन है जब आप मदद करते हैं लोगों की। सो हमने और तो कुछ नहीं सूझा हमें, जितने भी यात्री थे कोई 40-50 सबको मूर्थल ढाबों पे मुफ्त खाना खिलाया। और अगले दिन अखबारों में खबरें छपी कि साहब पुलिस वालों ने जो है वो लुटे हुए यात्रियों को भोजन कराया मूर्थल का, ये वो। सो ऑल दैट यू कम अक्रॉस एंड वेयर पीपल नीड योर हेल्प, अगर आप वहाँ हेल्प करते हैं और अगर आप वहाँ एक जिसे मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस कहते हैं और जिसे गुड समैरिटन्स बोलते हैं, कि उस तरह के अगर आप काम करें तो लगता है बहुत ज़्यादा जो है वो और अच्छा एक समाज जो है वो हमारा हो जाएगा। और लेट मी थिंक कांता सिहाग हैज़ जॉइंड, हमें प्रिंसिपल भूपेंद्र हैज़ जॉइंड, सो वेलकम। और एक और मैंने आपको किस्सा सुनाया था जसबीर का। जसबीर मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हुआ था मधुबन के पास और मैंने गाड़ी रुकवाई थी और अस्पताल लेके आए, और जसबीर की अभी पिछले दिनों डेथ हुई है। उसके घर परिवार हमारा आना जाना था, हो गया, और इस तरह से उसको भी मदद मिली, तो उसके परिवार को ही कितना अच्छा लगा। उसको 2 महीने बाद उसकी बीवी को बच्चा भी हुआ, एक लड़का हुआ जिसको लेके वो हमारे पास आए और बड़ा अच्छा लगा। एक और मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ जिसमें आपको ये लगेगा कि हमें मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप तो सिविलियंस हैं, आजकल तो मैं भी सिविलियन हूँ, लेकिन आपका डर तो जाहिर है। आप तो डरेंगे कि साहब आप कहीं फंस ना जाएं, कहीं आप ही के ऊपर ना कोई आक्षेप आ जाए, कहीं आप ही के ऊपर कोई तहमत ना आ जाए। और मेरे साथ हुआ ये कि मैं एसपी अम्बाला था और मैं अपनी सरकारी कार में उधर कैथल साइड से जैसे आ रहा था, तो अम्बाला से कोई 15-20 किलोमीटर पहले एक जगह पे हमने देखा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और एक ट्रक भाग गया, टक्कर सी लगी है किसी की और कोई आदमी जैसे घायल हुआ है। हमने देखा कि आसपास उसके चाय वाय की दुकानें थी, लोगों ने भी देखा होगा, पीछे पीछे हमारी गाड़ी आ रही थी। सो हमने गाड़ी रोकी और एक बुज़ुर्ग थे, कोई 65-70 साल के होंगे, वो 70 साल के बुज़ुर्ग बेहोश पड़े थे, उनको छोटी मोटी चोटें लगी हुई थी, बट ही वॉज अनकॉन्शियस। हमने उनको गनमैन को हटाया, सिक्योरिटी को हटा के अपनी कार में आगे जो है वो मेरे वाली सीट पे हमने बिठा लिया और वो बेहोश। तो इतनी देर में मेरा जो सिक्योरिटी वाला था गनमैन, वो कहने लगा कि साहब इन पूछ लेते हैं कोई इनको जानता हो, आसपास 2-4 चाय की दुकान है। तो उसने आवाज़ लगाई, भाई इनको कोई जानता है ये वो। तो एक लड़का कोई 14-15 साल का दौड़ के आया और वो कहता है कि ये मेरा दादा है, मेरा दादा है। उसको भी बिठा लिया, चलिए कोई तो मिल गया जिसको जो इसकी तीमारदारी करेगा या जैसे भी खबर करेगा घरों में। लो साहब हम सीधे अम्बाला सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। अम्बाला सिविल हॉस्पिटल पहुँचे और मैंने देखा मेरे आगे ही डॉक्टर्स ने वो जो छाती में सीधा इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो उनको जो विक्टिम थे उनको लगाया और अनफॉर्चुनेटली दिस मैन डाइड। जब ये हम लोग उसको छोड़ के और उसके पोते के हवाले करके हम लोग जैसे आ गए, तो अगले रोज़ मैंने पूछा कि भाई उनका क्या हुआ। कहते जी वो तो गुजर गया, उसकी डेड बॉडी अभी वो लेके जाएंगे। मैंने कहा लड़का कहाँ का क्या हुआ।
वो लड़के को ले आए मेरे कैंप ऑफिस में। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या लगते तुम्हारे घर से कोई आ गए कि नहीं आ गए? और वो फूट फूट के रोए। मैंने कहा भाई शायद बेचारा जेन्युइनली जो है ये दुखी है, तो इसलिए। मैंने कहा भैया दिक्कत क्या है तेरे को? वो सीधा ही कहता है कि मेरे दादा को आप लोगों ने मार दिया। अरे हम लोगों ने क्यों मार दिया भैया, हम तो लेके आए हैं उनको। कहता नहीं जी, आपकी गाड़ी ने टक्कर मारी, आप उठा के लेके आए थे उसको। लो सर, ऊपर बात पड़ गई। जो मैं बता रहा हूँ ये होता है कई बार कि आप ही के साथ नहीं होता है कि आपको पुलिस ने तंग कर लिया, या ये तो पुलिस का एसपी है। एसपी himself is being accused of negligence and everything by whom? A person whose victim grandfather was helped out by us। फिर उसको समझाया कि भैया ऐसा नहीं है, आसपास के जो है वो चाय वाले और उनसे पूछो, हम लोग तो इसको लेके आए हैं, तू साथ के साथ आ गया और हमने इसकी मदद करी है। खैर उसको मैंने मेरी तरफ, मुझे याद है 150 या कितना रुपया दिया कि इसको तो डेड बॉडी को अपने घर ले जाओ टेम्पू में रख के। मैं मेरे ख्याल में उसके बाद कुछ सो यू नेवर नो, ये चीज़ें पड़ती हैं तो पड़ती हैं, कोई बात नहीं है। ये चीज़ें अगर थोड़ी सी परेशानी, अब अगर हम उसको ना समझाएं तो वो अपने मन में यही समझे बैठा रहे। और एक एसपी को कौन कह सकता है कि साहब आपकी गाड़ी ने इसको टक्कर मार दी, या ये तो आप ही का कसूर निकला है, आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। सो कहने का मतलब ये कि जितना आप गुड फेथ में, जितना आप नेक नियति से इन लोगों की मदद कर सकते हैं, उतनी आप करिए इंसानियत के नाते। एक और किस्सा बताता हूँ आपको। मुझे कोई मीटिंग अटेंड करना था और मैं जो है वो जीटी रोड पे ट्रेवल कर रहा था। हमारे आगे एक एक्सीडेंट हो गया बस का और ट्रक का। और बस के ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे एक बुढ़िया बैठी थी, जिसके गले में एक सरिया जो है वो फंसा हुआ था, और उसके साथ एक महिला थी जिसका बच्चा उसकी गोद में था, और 1-2 आदमी और थे। आप यकीन मानिए कि हमने उनको गाड़ियाँ रुकवा के भिजवाया, लेकिन बुढ़िया को और वो माँ जो थी जिसका बच्चा था उसको हमने अपनी गाड़ी में, मैंने ही बल्कि वो सरिया खींच के उसको, बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठाया, और हमने सीधा फिर बाकी तो बसेस में आते रहे लोग बाग जो इंजर्ड थे, बट these 2 or 3 people were very seriously injured. So we carried them and उनको बुढ़िया को तो शायद मिल गई थी मदद, but that lady on the way she died and she was carrying a child of less than a year, और वो बच्चे को जो है वो अपनी गोद में लिए हुए थी, और शायद उसके ऐसे बैठने से बच्चे का भी दम घुट गया या क्या हुआ। सो हम जैसे हॉस्पिटल पहुँचे, सो मुझे भी काफ़ी एंग्जाइटी सी हुई, और मैं भी वहीं एक बेड पे लेट गया। मेरे सारे वर्दी में था, मैं वर्दी में खून लग गया, और वहाँ जो डॉक्टर्स देखने आए वो समझेंगे शायद मुझे भी चोट लगी है, बट मैंने उनको कहा कि नहीं सब मेरे को नहीं, आप इनको अटेंड करें। इन द मीन वाइल somebody came and broke the news to me that the child has also died। अब वो बच्चे की जो मौत की खबर थी वो बर्दाश्त नहीं हुई, और मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशानी हुई, और बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ कि एक्सीडेंट विक्टिम्स में हम लोगों को उठा के ले भी आए, और बुढ़िया की तो जान बच गई, लेकिन वो माँ और बेटा बच्चा जो है वो दोनों के दोनों चले गए। जब तक आप इस तरह के लोगों से एम्पैथाइज नहीं करेंगे, जब तक इस तरह ये हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, आपके अपनों के साथ भी हो सकते हैं। आप इमेजिन करिए यदि आपका कोई अपना इस तरह से किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए और वहाँ से कोई पास से निकल जाए, क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं पास से निकल रहा होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, शायद मैं उसको मदद दिलवा पाता, हॉस्पिटल ले जाता। और इस तरह की अगर हम सोच रखेंगे, और मैं एक और चीज़ आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मेरा ये मानना है, यदि आप जो लोग सुन रहे हैं और जो इसको लेटली बाद में भी सुनेंगे,
उनको मैं एक गारंटी देना चाहता हूँ कि यदि आपके विक्टिम को हेल्प करने से अगर आपको कभी भी पुलिस की कोई आवश्यकता ऐसी पड़े कि साहब पुलिस हमें तंग कर रही है, तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिए. आई विल सी टू इट दैट यू आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल. बट डू टेक केयर ऑफ द इंजर्ड पर्सनस ऑन हाईवेज. ये जितने भी सड़कों पे खून बह जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इतने लोग सुसाइड से मरते हैं, इतने लोग कत्लो गारत से मरते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग एक्सीडेंट्स में जो है वो मरते हैं. और एक्सीडेंट्स जो है ना वो उसको आप रोड इंजीनियरिंग कह लीजिए, अच्छा होना चाहिए, आपके पेट्रोल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आपके ट्रॉमा सेंटर्स रोड पे उपलब्ध हों, आपके पास फ़ोन कम्युनिकेशन का साधन हो कहीं, क्योंकि एक्सीडेंट ऐसी चीज़ है वो किसी भी कारण से हो जाएगा. एक्सीडेंट प्रूफ कोई चीज़ हम लोगों ने शायद अभी तक नहीं बनाई, और जहाँ स्पीड इन्वॉल्व है तो वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस होते ही होते हैं. और जहाँ बात आती है सड़कों की और हाईवेज़ की, और इन पे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो ऑटोमेटन्स हैं, जो मशीनें चलती हैं, उनमें कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं कि रफ्तार ज़्यादा हो गई, कम हो गई, झोल पड़ गया, मौसम ख़राब हो गया, मैकेनिकल फेलियर हो गया, या गफलत हो गई, या ड्राइवर की गलती हो गई, ड्राइवर ने शराब पी रखी है, या उसको नींद आ गई. देयर आर सो मैनी फैक्टर्स. आप दो जने मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, एक आदमी चला रहा है, पीछे वाला आदमी खड़ा हो गया, वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र शोले की तरह से. सो दीज आर द थिंग्स विच डू इनवाइट mishaps and accidents taking place. But all said and done, लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं. एक बार कैथल और पेहवा के बीच में जैसे बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी और हमारे आगे आगे दो कारों का एक्सीडेंट हो गया. हम लोगों ने निकाल के उनको शाहबाद में शायद किसी जगह उसको भर्ती हॉस्पिटल में कराया. और देखिए कि ऐसे भी लोग होते हैं कि उसमें 4-5 मेरे ख्याल में बिजनेसमैन थे, और देर रात से कहीं वो लौटे थे और कोई बिज़नेस डील थी. एक ब्रीफ केस में पैसा ही पैसा था. अब एक बंदे को चोट भी लगी हुई है, बट उसने जो है ना वो ब्रीफ केस को ऐसे पकड़ा हुआ है. जाहिर है आपका सामान, कीमती सामान, आपकी बालियाँ, आपकी चूड़ियाँ, आपके पर्स, आपके वॉलेट, आपके ब्रीफ केसेस, ये सारे के सारे जो है ना एवरीथिंग गेट्स एक्सपोज्ड टू पीपल हु कैन टेक डिसएडवांटेज ऑफ योर हैविंग मेट विद एन एक्सीडेंट. दे कैन टेक अवे द थिंग्स, बट वो इंसानियत नहीं है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैवानियत है. और जहाँ आप इस तरह के क्रियाकलाप में घुस जाते हैं, वहाँ कहीं भी आपको कभी भी कोई तसल्ली या शांति नहीं मिलती है, और आपकी जो गिल्टी कॉन्शियस है वो हमेशा आपको कचोटती रहती है. सो एक्सीडेंट विक्टिम्स का एक और ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं, all those belongings should be kept safe, because if somebody has been rendered helpless, having been injured, so do you think you have a right to take away the belongings of that particular person? No, you don't have. So आज का जो है वो सेशन मैंने सोचा था कि शायद इसी इश्यू पे मैं बात करूंगा कि कोई भी शख्स आपको पुलिस प्रताड़ना नहीं दे सकता है, कोई पुलिस वाला आपको परेशान नहीं कर सकता है. टेक इट फ्रॉम मी. कानून है, अब आ गया है. पहले पुलिस तंग करती थी, अब आपको नहीं रोक सकते. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एनीबडी टेकिंग अ विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट्स टू द हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स तक की जिम्मेवारी है कि पहले ट्रीटमेंट दीजिए, बाद में पूछिए ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या वजह है इनको चोट लगने की. यू फर्स्ट प्रोवाइड ट्रीटमेंट. सेम गोज फॉर द पुलिस. You take care of the victim, and information, if at all voluntarily given to you, okay, record it. Otherwise you cannot press anyone कि सब आपने ही एक्सीडेंट किया होगा, आप ही इसको लेके आए थे, आप ही बताइए.
आपको ही पता है, आपने ही देखा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं आप ही ने एक्सीडेंट किया हो। ऐसे भी भले लोग हैं कई जो देखते हैं कि मेरी गाड़ी से यदि एक्सीडेंट हो गया है तो मैं उनको लेके चलूँ, कंपनसेशन भी देते हैं, इलाज का खर्चा भी दे देते हैं। और जब पार्टीज़ आपस में नहीं मानती हैं तो जो विक्टिम पार्टी है उसके कहने से उस आदमी को जो है और ज़्यादा 2-4 बार बुलाना पड़ता है। सो इट इज़ समथिंग कि जिसमें डिस्कम्फर्ट अगर थोड़ा बहुत होता भी है, बावजूद इसके कि इट इज़ इलीगल टू होल्ड समवन बैक फॉर डिपोजिशन एंड विटनेस एक्सेट्रा फॉर द पुलिस, बट नो, आप लोगों का भी फ़र्ज़ ये बनता है कि इसमें परवाह किए बगैर कि आपकी कोई पुलिस जांच होगी या आपको कोई विटनेसेस देने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने पड़ेंगे, सो आप इसमें आगे आइए और आप जितनी ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएंगे, जितना ज़्यादा इस चीज़ की चर्चा करेंगे, मैं कहता हूँ अगर आप एक एक्सीडेंट विक्टिम को भी बचाते हैं, हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं, तो उनको 10 आदमियों के आगे बताइए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। कोई ज़रूरी नहीं है कि साहब आप अपनी अपनी मारते हैं ये वो, नो, इट हैज़ अ सैल्यूटरी इफेक्ट and it will definitely have a multiplier effect, like I am talking to you all, and आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा संदेश अगर आप तक पहुँचता है कि आपको ऐसे में एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करनी चाहिए, सो मेरा काम हो जाता है, एंड आई एम नॉट worried about what will people say about me, and I am also not worried if at all I am put into a slight डिस्कम्फर्ट। 4 घंटे बाद पहुंच जाएंगे यार, एक आदमी की लाइफ का सवाल है, एक आदमी को मदद की ज़रूरत है, उसके नियर एंड डियर वंस को यू कैन इन्फॉर्म, यू कैन फ़ोन देम अप, यू कैन गिव सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल्सो इफ़ यू कैन स्पेयर। सब पैसा आपको सब वापस मिल जाता है, अच्छाई का बदला अच्छाई ही रहता है, कभी कोई इसमें बुराई नहीं मिलती है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी आज का ये जो सेशन है ये एक ऐसे टॉपिक पे मैंने दिया है जो अक्सर लोग बाग इसके बारे में कम बात करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ ये टॉपिक साझा करते वक्त। अपने रूटीन पे आते हैं, 1-2 बंद आपको और 2 शेर आज सुनाऊंगा, और एक बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ी की पोएम जिसका हिंदी अनुवाद मैंने नहीं किया, प्रसिद्ध साहित्यकार पूर्ण मधुगिल जी ने किया है। ऑफ लेट सुनील छाबड़ा हैज़ जॉइंड, रोज़ी चोपड़ा हैज़ जॉइंड, थैंक यू, विनोद दहिया हैज़ जॉइंड, और ऑल राइट। सो बंद, sagacious advice and really noble motivation to all of us. Thanks जी, thank you sir, thank you very much. हवा में बहुत ताजगी है आज, हवा में बहुत ताजगी है आज, फिजा में खूब दिलकशी है आज, हवा में बहुत ताजगी है आज, फिजा में खूब दिलकशी है आज, दिलों को आज खोलो यारो, दिलों में बहुत कम दिली है आज, दिलों में बहुत कम दिली है। ये कम दिली दूर कीजिए और अपने अंदर दिलबस्तगी को बढ़ावा दीजिए। देखिए आप कितने विक्टिम्स को हेल्प करेंगे और कितना आपको उससे शांति मिलेगी और तसल्ली मिलेगी। रात टूटती है शाम ढलती नहीं। राहुल, आपने कल मोहम्मद रफ़ी का प्रोग्राम मिस कर दिया। हमने बड़ा अपनी समझ में एक बड़ा यादगार प्रोग्राम दिया था, बट यू मिस्ड आउट ऑन दैट, ऑल्दो यू केम प्रेजेंट अर्ली ऑन, बट लेटर ऑन प्रॉब्ली यू वर नॉट देयर। सो रात टूटती है शाम ढलती नहीं, दिन बनता है सुबह फलती नहीं, सानेहा ये वक्त का मारा है दोस्त। सानेहा कहते हैं इंसिडेंट को, सानेहा ये वक्त का मारा है दोस्त, तेरी या मेरी कोई गलती नहीं, तेरी या मेरी कोई गलती नहीं। और मैं अब धनक रंग के आखिरी कुछ पेजेस पे आ गया हूँ जिनमें शेर ही शेर हैं, अशार ही अशार हैं, और जिनमें से कुछ एक मैं पढ़ लूँगा, एक एक दो दो। सो रोज़ का हिस्सा एक एक दो दो तीन तीन शेर जो है वो। तो शेर देखिए कि बड़ा अजीब था वो मेहरबान कहना उसका, बड़ा अजीब था वो मेहरबान कहना उसका, मैं न समझा था उसे दिल लगी भी आती है। बड़ा अजीब था कहना वो मेहरबान उसका, मैं न समझा था उसे दिल लगी भी आती है।
और शेर सुनिए कि चले थे जब से अब तक राह में मंजिल तलाशते, चले थे जब से अब तक राह में मंजिल तलाशते, तलाशी में कदम हमें अपने ही गुम मिले, तलाशी में कदम हमें अपने ही गुम मिले। और धड़कता है और फिर कभी ये बंद होता है दिल, धड़कता है और कभी ये बंद होता है। बड़ी अजीब सी आदत है इस बेचैन दिल की, बड़ी अजीब सी आदत है इस बेचैन से दिल की। नज़्मों, गज़लों और कतात अशार का सिलसिला आज का यहीं ख़त्म। और एक पोएम बहुत ही खूबसूरत है अंग्रेज़ी की, और उसका हिंदी अनुवाद भी, खाली 3-4 मिनट और आपको अच्छा लगेगा। सो पहले अंग्रेज़ी की पोएम मैं माई ओन खजुराहो से पढ़ रहा हूँ। टेकन अबैक, हैरानियाँ। टेकन अबैक, अ ड्राउट ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का एक घूंट। अ ड्राउट ऑफ कोल्ड वाटर, अ वार्म हग, अ whiff of fresh air, a blink of the shy eye, a smiley curve of lips, a blush of feel, and a kindly thought are stuff pleasant surprises are made up of. Well, one may add on and on. Well, one may add on and on. और माई ओन खजुराहो की जो हिंदी अनुवाद, भावानुवाद किया पूरन मुदगिल जी ने, वो हिंदी में छपी है। और इसमें इसी कविता को का भावानुवाद उन्होंने जो किया है वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। एक घूंट ठंडे पानी की, एक घूंट ठंडे पानी की कि जिसके बिना किसी का दम निकलता हो, एक घूंट ठंडे पानी की कि जिसके बिना किसी का दम निकलता हो। एक गर्मजोशी भरा आलिंगन, एक गर्मजोशी भरा आलिंगन के जो पूछता हो इतने दिन कहाँ थे, कि जो पूछता हो इतने दिन कहाँ थे। अचानक एक हवा का तेज झोंका कि छेड़ता है कभी कभी बालों कभी गालों को। अचानक एक हवा का तेज झोंका कि जो छेड़ता है कभी बालों कभी गालों को। शोख नयनों का टिमटिमाना कि जो राही को राह बुला ले, शोख नयनों का टिमटिमाना कि जो राही को राह बुला ले। शर्मीले होठों की एक मुस्कान के जो परिचय में बांध देती है, शर्मीले होठों की एक मुस्कान के जो परिचय में बांध देती। भीतर एक थरथराता एहसास कि जो लगता नहीं था इतनी खलबली मचा देगा, कि जो लगता नहीं था इतनी खलबली मचा देगा। ये कैसी हैरानियाँ हैं, ये कैसी हैरानियाँ हैं जो कभी कभी आती हैं और न जाने कहाँ से आती हैं, पर मन चाहता है कि ये आती रहें, आती रहें, आती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, जो ट्रांसलेशन की गई वो बहुत ही समर्थ हाथों द्वारा हुई है और बहुत ही विख्यात हिंदी के लेखक और कवि हुए हैं श्री पूरन मुदगिल जी, और बहुत ही उम्दा इंसान भी थे। अभी पिछले वर्ष उनका इंतकाल हुआ है, और उससे पहले उन्होंने मुझसे स्वयं ही माई ओन खजुराहो जो है वो मंगवाई और उसका फिर भावानुवाद करके मुझे भेजा। फिर मैंने उसको छपवाया मैंने था, और अनुवाद जो था वो पूरन मुदगिल जी ने किया था। आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू राहुल जी। ऑल गुड, थैंक्स अ लॉट। सो टिल tomorrow noon, this was Talk Show. See you tomorrow. Enjoy your day. Thank you.